अब मैंने आपसे वादा किया था इस क्लास के पार्ट 1 में, अब इस क्लास का पार्ट 2 है ये, कि मैं आपको मौद्रिक नीति के बारे में बताऊंगा। तो मौद्रिक नीति को जानने से पहले हम लोग जो हैं ब्याज की कुछ दरों को जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मुद्रा क्या, सिक्का और पेपर नोट। पेपर नोट और सिक्का जो है वो सारा का सारी मुद्रा है। उस मुद्रा या उस करेंसी से संबंधित जो पॉलिसी है उसको हम करेंसी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कह देंगे। लेकिन जो इसका आम अर्थ आप समझ रहे हैं ना वो है नहीं, इसका अर्थ कुछ और है। तो उसको समझने से पहले हम लोग कुछ ब्याज की दरों की बात करेंगे। हम लोग कर्ज लेते हैं ना, हम लोग कर्ज लेते भी और कर्ज देते भी, है ना। अब व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी आड़ती क्या होते हैं, बैंकों में इनकी लिमिट है, बैंकों से ये 2 या 2.25% पर ब्याज पर 2-2.25% के ब्याज पर पैसा लेते हैं और आगे मार्केट में उसको 4-5% के ब्याज पर उठा देते हैं, समझे ना। वही उनकी इनकम है, लेकिन रिस्क भी है। भाई आपने मार्केट में किसी को पैसा दिया, पैसा आपका डूब गया तो क्या होगा, बैंक तो वसूल लेगा, है ना। ओके, तो चलिए साहब, तो सबसे पहली बात तो उसी तरह से बैंकें कर्ज लेती भी हैं और बैंकें कर्ज देती भी हैं, है ना। बैंकें कर्ज लेती भी हैं और बैंकें कर्ज देती भी हैं, है ना। आपने देखा होगा कर्ज महंगा हो गया ईएमआई घट जाएगी, कर्ज सस्ता हो गया ईएमआई बढ़ जाएगी, सुनते हैं ना, है ना। तो वो ये क्या है ईएमआई वगैरह, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे बैंकों का बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक या भारत सरकार का बैंक या देश में सबसे बड़ा बैंक या बैंकों का बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे बैंकों का बैंक? नंबर एक बात तो ये है कि आपने सुना होगा अनुसूचित बैंकें, सुना है कभी? अधिसूचित या अनुसूचित बैंकें, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इनको। इसका मतलब ये है कि आरबीआई की बैंकों की अलग अलग लिस्ट हैं। आरबीआई बैंकों को बैंकिंग का काम करने के लिए लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने के बाद अपने उन्हें लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं अनुसूचित बैंकें। आरबीआई जब बैंकों को लाइसेंस देती है तो उन पर शर्तें भी थोपती है, वो शर्तें बैंकों को माननी होती हैं। और अगर किसी बैंक को आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिला है तो इसका मतलब उसकी साख अच्छी नहीं है। आम आदमी के दिमाग में उसकी साख अच्छी नहीं है। लाइसेंस मिलने का मतलब उसकी साख बढ़ गई है, आप उससे कारोबार कर सकते हो। बैंक से आप कारोबार क्यों कर रहे हो? क्योंकि साख है ना, आप जब जाओगे पैसा आपको मिल जाएगा, पैसा आपका डूबेगा नहीं, है ये साख है। अगर साख डूब गई तो कुछ चीज़, आप मेरे यहाँ क्यों आ रहे हो दिन दिन भर? साख तो है कि हाँ भाई वहाँ आएंगे तो बैठेंगे तो कुछ सुनने को या पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं यहीं आपसे गप्पे मारने लगूँ, रोज़ पढ़ाऊँ ना, जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे जाने लगोगे। लास्ट में एक बचेंगी तबस्सुम और राबिया, है ना। हाँ ओके, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया तो साकी तो है कि यार अगर फ़ोन करके बुला रहे हैं तो इसका मतलब कुछ पढ़ा रहे हैं ज़्यादा, है ना। तो आप आ गए, चाहे स्टेचर पे बैठ के आए लेकिन आ गए, है ना। चलें आगे। तो अब आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकें जो, जैसे हम लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं ना, तो दूसरी जो बैंकें हैं, जितनी बैंकें हैं, ये अपना पैसा कहाँ रखती हैं? ये अपना पैसा रिजर्व बैंक में रखती हैं। अब रिजर्व बैंक दिल्ली में तो जाएंगी नहीं रखने के लिए ना, तो रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिसेज भी हैं और इसके अलावा ये काम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता है आरबीआई की तरफ से। और पूरे हर जिले में ट्रेजरी हैं, सब ट्रेजरी हैं, समझ रहे ना। तो आरबीआई की ब्रांचेज हैं, समझ लो आप, आरबीआई की ब्रांचेज और आरबीआई के एजेंट दुनिया भर में, देश भर में फैले हुए हैं। तो बैंकें अपना जो पैसा जमा, जैसे हम अपने खाते खोलते हैं बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह से बैंकें आरबीआई में अपना खाता खोलती हैं और अपना पैसा जमा करती हैं। हम लोग क्या क्या जमा करते हैं अपने, जैसे मान लीजिए हमने लोन लिया तो एलआईसी कुछ पेपर है या कुछ और सेविंग पेपर हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रतिभूति, वो हमने रख दिए, ज़मीन के कागज़ रख दिए, दुकान के कागज़ रख दिए, उससे हमने लोन ले लिया। तो उसी तरह से आरबीआई के पास देखो, आरबीआई के पास कैश तो है ही है, इसके अलावा बैंकों के पास कैश तो है ही है जो उसने आम ग्राहक से जमा किया। हमने पैसा जमा किया, अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, लॉकर खोल दिए, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात भी हमने जमा कर दिया नहीं कर दिया। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कोई फिक्स डिपॉजिट है और क्या कहते हैं आरडी अकाउंट, पता है तरह तरह के पैसे हैं जिसमें कैश में भी पैसा जमा होता है और नॉन कैश में भी पैसा जमा होता है, वो सब बैंकों की संपत्ति हो गई। अब बैंक उस पर हमें ब्याज देगा, लेकिन बैंक भी उस पैसे को लगा देता है। वो या तो रिजर्व बैंक में जमा कर देगा क्योंकि उसे ब्याज वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, या मार्केट में लगा देता है। पता चला आपके बगल में जो दुकान है उसमें कैनरा बैंक का भी शेयर हो, है ना। बड़े बड़े मॉल हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे कंपनियां, बैंकों के शेयर उसमें हैं। बैंकें आपसे जो पैसा ले रही हैं उसको कहीं प्रॉफिटेबल काम में लगा रही हैं, ठीक है साहब, समझ गए, है ना। तो लेकिन आमतौर पर बैंकें जो हैं अपना पैसा रिजर्व बैंक में भी जमा कर देती हैं। अब आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा, बैंक आपको ब्याज दे रहा। उसी तरह से जब बैंकों ने आरबीआई में पैसा जमा किया तो आरबीआई जो है वो बैंकों को ब्याज दे रहा है उनकी जमाओं पर, ठीक है। अब जैसे हम बैंकों से कर्ज लेते हैं, बैंकें आरबीआई से कर्ज लेती हैं, तो जब आरबीआई बैंक को कर्ज देगा तो वो ब्याज वसूलेगा,
ओके। अच्छा, अब ये आरबीआई जो बैंकों को कर्ज देता है ये होते हैं शॉर्ट टाइम कर्ज और लॉन्ग टाइम कर्ज, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के कर्ज, बहुत शॉर्ट टाइम के कर्ज, शॉर्ट टाइम के कर्ज और लॉन्ग टाइम कर्ज। जो लंबी अवधि के कर्ज होते हैं, है ना, उसे शुद्ध हिंदी में बोल देते दीर्घावधि ऋण, अल्पावधि ऋण, अति अल्पावधि ऋण। तो जो 365 दिन का जो लोन होता है उसे कहते हैं हम लंबी अवधि का लोन, लॉन्ग टाइम लोन। जो 30 दिन तक का लोन होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टाइम लोन। और जो कुछ घंटे से लेके एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक, 7 दिन वाला, कुछ घंटे से लेके 7 दिन तक का जो लोन होता है उसे हम कहते हैं अति अल्पावधि ऋण। जैसे बाजार में होता है ना, बाजार में भी कुछ साख होती है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं आया वहाँ, यार कुछ पैसे देना, दस्ती समझ रहे हैं, दस्ती उधार का मतलब है आज सुबह लेके जा रहा हूँ शाम को दे दूंगा, या आज लेके आऊँ तो कल पकड़ा दूंगा तुझे, ब्याज मत लगाना भाई, दस्ती, समझ रहे हैं ना, ये देसी शब्द है ये, यार कुछ पैसे देना दस्ती में। तो वो आज सुबह लेके आए शाम को दे आए, और आज नहीं, मतलब आज लेके आए तो कल आपने दे दिए। या जैसे आपने कुछ किसी से पेमेंट लेनी है, 1,57,000 रुपये लेने हैं, उसके पास 1,40,000 पड़े थे, वो आपको दे दिए, मतलब 17,000 या दस्ती समझ लेना, शाम को कल को उठा लेना, ब्याज नहीं पड़ेगा उस पर, खिंच गया तो ब्याज पड़ेगा उस पर, समझ रहे हैं, दस्ती है ना। तो यहाँ तो ये चलता है, व्यापारी भी एक दिन से ज़्यादा को उधार नहीं देते हैं। व्यापारी जब एक बार ब्याज के फेर में पड़ गए ना, लगे रहते हैं वो। जैसे आप तो 1,000 रुपये दे के किसी को भूल गए, व्यापारी नहीं भूलता, वो तो उससे ब्याज लगाता है, यार इतना 9 रुपये, अरे 9 रुपये घट गए यार, आप समझो 9 रुपये कोई बात नहीं, व्यापारी के लिए 9 रुपये वो बट्टे खाते में, 9 रुपये गए कहाँ, व्यापारी पैसा नहीं छोड़ता, इसीलिए वो महलों में और किस में, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। हम लोगों को पैसे की वैल्यू का पता ही नहीं है ना, अरे चल आ जाएंगे, व्यापारी नहीं छोड़ता, कहाँ थे, है ना। तो अब समझ गए आप, 3 तरह के लोन हो गए, है ना। अब रिजर्व बैंक ने बैंकों को लंबे समय के लिए, यानी कि 365 दिन के लिए लोन दिया। अब उस लोन पे जो ब्याज पड़ेगा, उसे कहते हैं हम बैंक दर, ठीक है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कम समय के लिए लोन दिया, उस लोन पे जो ब्याज पड़ेगा उसे हम कहते हैं रेपो दर। ये होती है 30 दिन के लिए, ठीक है ना। और एक यहीं पर मैंने लिखा है MSF, लिखा है कहीं नहीं लिखा है MSF, चलो लिख देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत लाभ दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर आरबीआई ने बैंकों को कुछ घंटे से लेकर के 7 दिन के लिए लोन दिया है तो उस पर जो ब्याज पड़ेगा उसे हम कहते हैं MSF। तो ये जो रेपो दर होती है ना, रेपो दर जो होती है वो कम होती है, बैंक दर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और MSF और ज़्यादा होती है। जो कम समय के लिए जो लोन है उस पर ब्याज ज़्यादा वसूला जाता है। अच्छा, ये जो रेपो रेट है या रेपो दर है, इसकी फुल फॉर्म आज मैं यहाँ लिख दूँ, मैं इसको मिटा दूँ, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ऊपर वाली चीज़ों को। सामान्य डस्टर काम नहीं करते, ये कपड़ा ही काम करता है बाद में, ठीक है ना। REPO, इसकी फुल फॉर्म कोई बताएंगे हमें? हाँ, वेरी गुड, रीपर्चेज ऑप्शन, हिंदी में से कहते हैं पुनः क्रय विकल्प। ध्यान रखना, इंग्लिश में रीपर्चेज ऑप्शन, हिंदी में कहते हैं क्या है, पुनर्क्रय विकल्प। जब आप परिभाषा पढ़ते हैं ना तो कहते हैं कि ये रेपो दर ब्याज की वह दर है जो रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों से उनके अल्पावधि कर्ज पर वसूलता है ना। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि आरबीआई बैंकों को उनकी प्रतिविधियों के पुनः क्रय के अवसर पर जो कटौती करता है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। देखो, आपने लोन लिया, अब आरबीआई ऐसे नहीं देगा लोन आपको, कुछ आपसे रखवा लेगा, कुछ गारंटी रखवा लेगा, उन गारंटी की वैल्यू होगी। अब जब आप वापस अपनी लोन को जब आप अदा करेंगे तो वो गारंटी आपको वापस मिल जाएगी, उसके एवज में कुछ पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन आमतौर पर आप समझें कि आरबीआई बैंकों से जो ब्याज लेता है कम अवधि के लोन पर वो है रेपो दर, लंबी अवधि के लोन पर वो है बैंक दर, ओके। अब बैंकों ने आरबीआई में जमा भी कर रखा है कुछ पैसा, चाहे किसी भी तरह से जमा कर रखा हो, अब उस पर बैंकों को जो ब्याज मिलेगा उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर। कहीं लिखा है मैंने? हाँ, रिवर्स मैंने लिखा ना, रिवर्स देगा, ठीक है ना, ठीक है साहब। रिवर्स रेपो दर, ध्यान से सुने आप, रेपो दर वो ब्याज जो आरबीआई लेता है और रिवर्स रेपो दर वो ब्याज जो आरबीआई बैंकों को देता है, किसके एवज में?
बैंकों ने उसके पास जो अपनी एसेट्स जमा कर रखी हैं। ठीक है, अब बच्चे लिख रहे हैं, थोड़ा रोक दें सर, इसको रोक दें, बच्चे लिख रहे हैं। तो रेपो दर और बैंक दर ये वो दरें हैं जो आरबीआई वसूलता है ब्याज, ठीक है ना, और रिवर्स रेपो दर वो दर है जो आरबीआई बैंकों को देता है ब्याज। ओके, अब यहीं पर एक चीज़ और आती है, सीआरआर और एसएलआर। ये मैंने लिखा है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर माने कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नकद आरक्षी अनुपात, और एसएलआर माने स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। सीआरआर और एसएलआर। तो अब देखें, अब सीआरआर को समझें आप। सीआरआर को अगर आप समझें तो सीआरआर का मतलब ये है, जैसे इसका आ रहा है कैश रिजर्व रेशियो। जो भी बैंकें होंगी, जितनी भी अधिसूचित बैंकें होंगी, उनके पास जितनी भी संपत्ति है, अब संपत्ति का रूप वो कहते हैं ना ग्राहकों की मांग जमाएं। ये क्या हुआ? ग्राहकों की मांग जमाएं क्या हुआ? ग्राहकों की मांग जमाएं क्या हुआ है ना, और एक ग्राहकों की सावधि जमाएं, फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमाएं। जैसे आपने ना, जैसे 6 साल के लिए 5 साल के लिए अपना खाता खोल लिया, एफडी जो कहते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट है ना, इंदिरा विकास क्या है, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, कन्या धन योजना, तमाम तरह की सेविंग स्कीम्स है ना, जिसमें आप पैसा जमा करते रहते हैं और एक फिक्स टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा। एलआईसी है ना, जैसे एलआईसी क्या हो गया, ब्रांड हो गया ना। जीवन बीमा, अब तो बहुत सी कंपनी आ गई हैं, लेकिन अब भी हम सोचते हैं ना कि जीवन बीमा करा ली, एलआईसी करा ली, तो उसका ब्रांड अभी वैल्यू बढ़ी हुई है। तो आप जो हर महीने किस्तें दे रहे हैं, मिलेंगे आपको बाद में, तो इन्हें हम कहते हैं सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा आपने जो बैंकों में बचत खाते खोल रखे हैं, उन्हें हम कहते हैं मांग जमा, यानी कि जब भी आप जाएँ आपको बैंक ने आपको वो पैसा देना होगा। तो ग्राहकों की जितनी भी जमाएँ हैं, चाहे वो सावधि जमाएँ हैं या दीर्घावधि जमाएँ हैं या मांग जमाएँ हैं, वो। इसके अलावा ग्राहकों के जितने भी अकाउंट वहाँ पर, जैसे ना लॉकर वगैरह होते हैं ना, सोना चांदी जमा, वो भी सारा का सारा। इसके अलावा बैंकों के पास उन बैंकों के पास और जो कुछ भी संपत्ति है, ठीक है ना, बैंकों के पास जितनी भी संपत्ति, उनकी जो टोटल एसेट्स है, जिसमें ग्राहकों की जमाएँ भी शामिल हैं, ठीक है ना, चाहे वो मांग जमा है या सावधि जमा हो, उन सभी का एक निश्चित हिस्सा, मान लीजिए बैंक के पास, एक बैंक है, उसके पास 100 रुपये की संपत्ति है, टोटल संपत्ति, उसके पास इतने शेयर हैं, इतने बॉन्ड हैं, इतने डिवेंचर हैं, इतनी जमाएं हैं, इतने लॉकर हैं, है ना, इतनी मकान, इतने दुकान, इतनी ज़मीन, इतना किराया, इतना सारा पैसा, सपोज 100 रुपये है वो। तो आरबीआई ने कहा कि भी इसका एक निश्चित अनुपात, यानी कि 20%, यानी कि 20 रुपये, 100 रुपये का 20 रुपये कैश में, नॉन कैश में नहीं, कैश में आप आरबीआई के पास जमा रखोगे, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। बात समझ में आ गई? तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, उसका एक खास हिस्सा कैश में आप आरबीआई के पास जमा रखोगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया कैश रिजर्व रेशियो। गौरी समझ में आया? इसीलिए इसको नाम दिया गया है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षी अनुपात। ध्यान रखना, आरबीआई के पास रखना, ठीक है ना, हाँ, बैंकों के पास नहीं, आरबीआई के पास रखना। बैंकों ने ये जो पैसा है अपनी कुल संपत्ति, आपके पास जितनी संपत्ति है, आपके पास मकान है, कार है, लैपटॉप है तो कल तो देखा हमने, टैबलेट है, सोना है, ये है तो कान में, चांदी है ना, हाँ, तो ये सब हो गए ना, और कुछ है और कुछ नहीं है तो नहीं बता। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है ना, तो इसकी नकद वैल्यू कितनी हो गई, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए की, है ना। तो उसी तरह से बैंकों के पास जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी कुल संपत्तियां हैं, उनका एक हिस्सा कैश में बदल के आरबीआई के पास रखना। अब आरबीआई इस पर जो ब्याज देगा बैंक को, वो होगी रिवर्स रेपो दर, ठीक है। अब बात करेंगे एसएलआर की, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, रेट, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो या रेट, इसे कहते हैं हम सांविधिक तरलता अनुपात, रेट नहीं रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। ओके, अब ये क्या है सांविधिक का मतलब क्यों, आरबीआई ने एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून पास कर दिया कि इतना आप एक रेशियो निश्चित रखोगे, इसलिए इसको हम सांविधिक कह देते हैं। बैंकों के पास जो टोटल एसेट्स हैं, अभी मैंने बताया ना, बैंकों के पास जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, उनका एक हिस्सा हमेशा कैश के रूप में,
गोल्ड के रूप में नहीं, पेपर गोल्ड के रूप में नहीं, शेयर के रूप में नहीं, किसी भी रूप में नहीं। बैंकों के पास कुल जितनी संपत्तियां हैं उसका एक हिस्सा कैश के रूप में हमेशा बैंकों को अपने पास रखना होगा। कल को बैंक डूब गया तो ग्राहकों को कुछ तो मिल जाए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इसकी एक वजह और भी है, समझ गए। तो CRR जो RBI के पास रखना और SLR जो कैश के रूप में बैंकों को अपने पास रखना, समझ गए। बाजार में वो कर्ज के रूप में नहीं देना। कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, दोनों कैश में है। तो लिक्विडिटी रेशियो है, CRR वो रिजर्व बैंक के पास रखना, वो रिजर्व बैंक के पास रखना। ये अच्छा, हाँ ये सही कह रही हैं, ये कह रही हैं सर मैं समझ गया, वो आप कैश या गोल्ड के रूप में अपने पास रख सकते हो। SLR का मतलब है या तो कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में आप अपने पास रख सकते हो। गोल्ड कभी बिक सकता है ना, ठीक है ना, ठीक है, आप सही कह रही हैं। तो SLR का मतलब ये है कि बैंकों के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उसका एक हिस्सा बैंकें हमेशा अपने पास तरल रूप में रखेंगी, और यहाँ तरलता का मतलब कैश और गोल्ड, ठीक है, हाँ अपने पास रखेंगी। CRR RBI के पास रखेंगी, SLR अपने पास रखेंगे, ध्यान है, ओके। चले आगे। अब तो मैंने आपको बैंक दर बताया, रेपो दर बताया, रिवर्स रेपो दर बताया, और उसके बाद CRR SLR भी बताया, MSF भी बताया। अब हम बात करेंगे कि भाई मौद्रिक नीति क्या होती है। कहते हैं कि हमारे देश में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? हैं पांडे जी, कौन तय करता है हम देश में मौद्रिक नीति? पांडे जी, मौद्रिक नीति कौन तय करता है? पांडे जी एक बार मेरी तरफ को देखते हैं क्वेश्चन पूछने के बाद, और एक बार ये जो इनका ग्रुप है ना इसकी तरफ को देखते हैं। पता क्या कहते हैं कि देखो फिर मुझसे पूछ लिया, पता ना मुझे क्या समझ रहे हैं हाँ है ना, देखो फिर मुझसे पूछ लिया, पता ना कितना होशियार समझ रहे हैं मुझे। अरे आप पांडे जी बहुत होशियार हो, बताओ बैंक दर कौन तय करता है? RBI तय करता है ना, है? हाँ, बैंक दर कौन तय करता है? RBI की देखरेख में। ये इसका आंसर थोड़ा बढ़िया था, वेरी गुड, शाबाश, इसका आंसर थोड़ा बढ़िया था, शाबाश, वेरी गुड। RBI बैंक क्या मैं मौद्रिक नीति RBI तय नहीं करता है, यही क्वेश्चन को समझना ठहरा। मौद्रिक नीति RBI तय नहीं करता है, RBI मौद्रिक नीति पर सरकार को सलाह देता है। RBI की सलाह पर सरकार तय करती है उसको, समझ रहे ना। RBI की सलाह मानने के लिए सरकार मजबूर नहीं है, लेकिन RBI की साख ऐसी है। तुमने बनाया किस लिए? इसलिए तो बनाया कि भाई तुम्हारी आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है या मुद्रा की जो स्थिति है उस पर तुम्हारी समझ सीमित है, ये काम दिया गया है RBI को। लेकिन RBI से भी कहा गया कि तुम एडवाइस दोगे। हमने एक स्वस्थ परंपरा अपनाई है कि आपकी सलाह को मान लेंगे, लेकिन मानना जरूरी नहीं है। तो अगर पूछे कि मौद्रिक नीति तय कौन करता, तो सरकार ही करेगी, सलाह देगी RBI, ओके। अगर आपसे सवाल पूछे कि मौद्रिक नीति पर सलाह कौन देता है सरकार को, तो RBI, ओके, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मौद्रिक नीति का सर्वोच्च निर्धारक, और ए ऑप्शन होगा उसमें A RBI, हमने कहा अरे बड़ा आसान सवाल, ठीक है, नीचे लिखा होगा वित्त मंत्रालय या आर्थिक सलाहकार परिषद या केंद्र सरकार जो हुई, उसको आप भूल गए, वो तो फिर अगले दिन याद आता, अरे यार ऐसा था ये भी गलत हो गया। जैसे हमारा एक दोस्त था ना, तो हमने सन 2002 या 3 में उत्तराखंड TCS का प्री एग्ज़ाम दिया था, तो वो बड़ा खुश, मेरे 135 सही हैं, मेरे 135 सही हैं। उसके बाद जब आंसर की मिलानी शुरू करी, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, 75 रह गए। कितने रह गए? 75, है ना। यानी लोकसभा कह रहा अगले साल फिर आना तैयारी करके, ओके ठीक है, ओके चले भाई। तो अब ये मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्या है? सबसे पहली बात तो ये दो कि मौद्रिक नीति है क्या। RBI की वो सारी कोशिशें, सुन लो ध्यान से, RBI की वो सारी कोशिशें, RBI की वो सारी कोशिशें, RBI की वो सारी कोशिशें जो किस लिए की जाती हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ना ज़्यादा बढ़े और ना ज़्यादा गिरे। ध्यान रखना, हमारी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत या वैल्यू ना तो एक स्तर से ज़्यादा बढ़े और ना एक स्तर से ज़्यादा घटे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे देश में जो करेंसी का सर्कुलेशन है ना तो एक सीमा से ज़्यादा बढ़े और ना एक सीमा से ज़्यादा घटे। नंबर 3 बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई का जो स्तर है ना तो एक सीमा से ज़्यादा बढ़े और ना एक सीमा से ज़्यादा घटे। इस कामों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सारा का सारा मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति है। अब इसको मौद्रिक नीति क्यों कहते हैं? क्योंकि RBI इन कामों के लिए जो कुछ भी काम करती है वो मुद्रा की सेहत पर असर डालते हैं, मुद्रा के सर्कुलेशन पर, मुद्रा के चलन पर, मुद्रा के आउटफ्लो इनफ्लो पर, और मुद्रा की जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है उसकी सेहत पर असर डालते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति।
अब मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के बहुत सारे अंग हैं। जब मैं यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसके चयनात्मक तरीके क्या होते हैं और ये तरीके क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, प्री के लिए आप बस इतना ध्यान कर लें कि मौद्रिक नीति के अंग क्या क्या हैं। तो इसमें आप देखो बैंक दरें, रेपो दर, आपसे पूछेगा ना इसमें से कौन सा मौद्रिक नीति का अंग है, तो बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, ये सारे के सारे, सीआरआर, एसएलआर, सारे के सारे मौद्रिक नीति के अंग हैं। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, साख की राशनिंग, राशन समझते हो, राशन कार्ड। राशन कार्ड आपको मैंने पहले ही बताया कि राशन कार्ड जैसी जो व्यवस्था सबसे पहले हमारे इतिहास में कहीं दिखती है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिखती है। उसने नियम बनाया था ना कि अगर देश में अकाल पड़ जाए तो परिवार में जितने सदस्य हैं उसी के अनुसार उन्हें सरकारी गोदामों से फ्री अनाज दिया जाएगा। भाई राजा है, उसके पास संपत्ति भरी पड़ी है, कहाँ खर्च करेगा, महल बना लिए उसने, अपने लिए फौज रख ली, है ना। सम्राट अकबर था तो उसके लिए एक सीजन के लिए 1500 जोड़े तैयार होते थे, सर्दी गर्मी और बरसात 3 सीजन हो गए ना, तो एक सीजन के लिए 1500 जोड़े तैयार होते थे। चलो भाई साहब हाथी खरीद लिए 1500 जोड़े एक सीजन के लिए, तो एक सीजन कितने महीने का, 4 महीने का आमतौर पर, है ना। तो एक दिन में कितने, लगभग 4 सूट, है ना, एक दिन में 4 सूट। भाई बादशाह रात को सो रहे हैं तो कुछ और पहन रहे हैं, सुबह को नाश्ता कर रहे हैं तो कुछ और पहन रहे हैं, फिर दरबार में आ रहे हैं तो कुछ और पहन रहे हैं, फिर लंच के बाद फिर कुछ और पहन रहे हैं, फिर घर में जाके रात को सोने से पहले फिर कुछ और पहन रहे हैं। तो हो गए नहीं, बादशाह है, क्या है, बादशाह है ना। और जब मरे तो उल्टी दस्त से ही मर गए हाँ, मतलब उल्टी दस्त से ही मर गए बादशाह इसको रोक देना, इसको रोक देना। तो अलाउद्दीन खिलजी, खैर अकबर की बात हो गई, हमें थोड़ा हंसी फूट गई हमारी क्लास में, तो थोड़ा बंद कर देते हैं। तो खैर अकबर की जो मौत हुई थी वो हैजा से हुई थी, लूज मोशन से हुई थी। तो उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी, है ना। तो क्योंकि वो बादशाह को लूज मोशन से ना बचाया जा सका, है ना। ORS का घोल तो अब आया, उस समय थोड़ी था। चलिए खैर, तो राशन कार्ड की जो व्यवस्था शुरू करी थी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अब यहीं पर शाख की अब यहाँ पर राशनिंग का मतलब क्या है कि जिसको जितनी ज़रूरत होगी अब उतना ही मिलेगा। राशनिंग का मतलब इमरजेंसी आ गई है, अब किसी को भी उसकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मिलेगा। तो उसी तरह से RBI जो है ना साख की राशनिंग करती है। राशनिंग का मतलब ये है कि भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना कर्ज दे सकते हो आप, एग्रीकल्चर को इतना कर्ज दे सकते हो। एग्रीकल्चर में भी जो अलग अलग सेक्टर हैं, फिशिंग है, माइनिंग है और क्या है, फॉरेस्ट्री है, उसको इतना दे सकते हो, उतना दे सकते हो। इसे कहते हैं हम साख की राशनिंग। तो खैर कहाँ था हमारा, तो इसको हम ना साख नियंत्रण भी कहते हैं। RBI की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको हम क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण भी कहते हैं। साख का मतलब समझते हैं, बैंकों की कर्ज देने की क्षमता। साख नियंत्रण का मतलब बैंकों की कर्ज देने की क्षमता, वो है साख। और साख कंट्रोल का मतलब क्या है, बैंकों की कर्ज देने की क्षमता को घटाना या बढ़ाना, ठीक है, वही हो गया साख नियंत्रण। अब ये कैसे करती है, देखिए आप लोग ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर रेपो रेट बढ़ जाए, रेपो रेट बढ़ने का मतलब RBI बैंकों को उनकी जमाओं पर ज़्यादा ब्याज देने लगे, तो बैंकें मोटिवेट होंगी RBI में पैसा जमा करने को। RBI अगर 4% ब्याज दे रहा है, उसने 5% देना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, अखबारों में आप सुनते होंगे कि फेडरल रिजर्व ने दर बढ़ा दी, दर घटा दी, इससे डॉलर चढ़ गया, डॉलर घट गया। फेडरल रिजर्व कौन हुआ, अमेरिका का RBI। अगर वो 0.5% भी ब्याज की दर बढ़ा देता कि बैंकों को मैं 0.5% ब्याज दर ज़्यादा दूंगा, तो शेयर मार्केट से पैसा निकल के बैंकों में वो भागने लगता है। और अगर वो ब्याज की दर घटा देता है कि हम अब ब्याज आपको कम देंगे, तो वहाँ से पैसा निकल के मार्केट में वो भागने लगता है। तो उसी तरह से अगर RBI जो है, मैंने रेपो रेट बताया, क्या बताया, रिवर्स रेपो रेट का, मौद्रिक नीति में रेपो की बात कर रहा था, साख की बात कर रहा था ना। साख में रेपो या रिवर्स रेपो नाम लिया मैंने, नहीं लिया ना। तो क्या, अगर RBI ये कहता है कि हम जो है बैंकों को उनकी जमाओं पर ज़्यादा ब्याज देंगे, यानी कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे, तो बैंकें मोटिवेट होंगी बजाय मार्केट में पैसा उधार देने के RBI में जमा करने को। तो अब ये रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगी, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगी, यानी कि RBI बैंकों को उनकी जमाओं पर ज़्यादा पैसा देगी, तो बैंकें मोटिवेट होंगी RBI में पैसा जमा करने के लिए। अब जब बैंकें RBI में मोटिवेट होंगी पैसा जमा करने के लिए, तो बाजार से पैसा निकलेगा, बाजार से पैसा सूखे। अब देखो कैसे, इसको सुनो आप, मैकेनिज्म सुनो। RBI ज़्यादा ब्याज दे रही है बैंकों को, ठीक है, तो बैंकें क्या कर रही हैं, एक तो कर्ज कम बांट रही है, बैंकें कम कर्ज बांट रही हैं,
बाजार में पैसा कम हो रहा है, बैंकों ने कर्ज कम बांटना शुरू कर दिया और बजाय बाजार में कर्ज देने के आरबीआई में जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है साहब, तो बाजार से पैसा निकलने लगा ना, बाजार में पैसा कम हो गया, बाजार से पैसा कम हो गया क्योंकि वो लोन कम दे रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आरबीआई भी क्या करेगी, अब अपने सेविंग या दूसरे जो अकाउंट हैं उन पर ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज देगी। अब जब हमें ज़्यादा ब्याज मिलने लगा बैंकों में पैसा जमा करने के, तो हमने इधर उधर जो पैसा बांट रखा वहाँ से पैसा निकाला और बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं ना बाजार से कैसे पैसा खींचा, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी या ब्याज की दर बढ़ा दी, तो बैंकें मोटिवेट हुई आरबीआई में जब पैसा जमा करने को। तो एक तो उन्होंने कर्ज बांटना कम किया, आरबीआई में पैसा जमा कर दिया, और दूसरा उन्होंने भी थोड़ा सा कर्ज की दर बढ़ा दी, ग्राहकों से कहा आपकी जमा पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो ग्राहकों ने, आम आदमियों ने इधर उधर से पैसा निकाल के बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया ज़्यादा। इससे करेंसी बाजार में कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई, तरलता कम हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो कम हो गया। बात आ गई समझ में? बात समझ में आई? ठीक है। अब इसका उलट आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। रेपो रेट का मतलब आप बैंकें जो हैं आरबीआई से जो कर्ज ले रही हैं उस पर ब्याज की दर बढ़ गई। आरबीआई ने कर्ज महंगा कर दिया। सुनते हो ना, कर्ज महंगा हो गया, कर्ज सस्ता हो गया। देखो इकोनॉमिक्स है ये, इसको ध्यान से सुनना। इसमें लिखने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, समझने के लिए पूरी दुनिया बड़ी बैठी है। ये जो मैंने इतना लिख रखा, मुझे नहीं लगता आज शाम 5 बजे तक मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, और अभी 12 बज रहे हैं। बट जब तक इन टांगों में जान है ना, वो डायलॉग सुना ना, है ना, जब तक बसंती की टांगें चलेंगी, पैर चलेंगे, तब तक बीरू की सांसें चलेंगी। तो जब तक इन टांगों में जान है, जब तक जुबान लड़खड़ा नहीं रही है, तब तक बोलते रहेंगे। ओके, चलें भाई। आपका नाम क्या है? साइना कि शाइना? अच्छा, शाइना, शीन हो, शीन है। चलें, आपका क्या? चलें भाई, कहाँ थे हैं? कर्ज महंगा होगा, जरा इसको रोक दो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। तो अब आपने सुना होगा कर्ज महंगा हो गया और कर्ज सस्ता हो गया। सुनते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं अखबार, है ना। कर्ज महंगा हो गया, कर्ज सस्ता हो गया, इसका मतलब क्या है? देखो, आरबीआई जो है बैंक को कर्ज देता है, उस कर्ज पर ब्याज वसूलता है, और उस कर्ज पर जो ब्याज वसूलता है उसके दो अलग अलग नॉर्म्स हैं, दो अलग अलग दरें हैं, एक रेपो दर और एक बैंक दर। आप मुझे बताओ, रेपो दर कब वसूली जाती है और बैंक दर कब वसूली जाती है? कर्ज ज़्यादा हो जाता है। साइन, आप बताओ, बैंक दर कब वसूलेगा और रेपो दर के हिसाब से कब वसूलेगा? आप बताओ। अनीस जी, आप बताओ। अच्छा, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जब 30 दिन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो लोन दिया जाएगा आरबीआई से बैंकों को, उस पे जो ब्याज लगता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और जो 365 दिन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो लोन दिया जाएगा आरबीआई से बैंकों को, उसे कहते हैं बैंक रेट। तो आरबीआई जब रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा देगा, या इन दोनों में से कोई एक भी बढ़ा देगा, यानी कि आरबीआई बैंकों से अब ब्याज पर, आरबीआई बैंकों को कर्ज तो दे रहा है लेकिन उस कर्ज पर ब्याज ज़्यादा वसूल रहा है। ठीक है साहब। अब जब बैंकों को आरबीआई से कर्ज ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलेंगी। मार्केट में अब जब वो कर्ज देंगी, या मार्केट में उन्होंने पहले जो कर्ज दे रखा है उस कर्ज पर अब वो ब्याज ज़्यादा देंगी। इसी को कहते हैं कर्ज महंगा हो जाना। तो आप लोग अखबार में अक्सर पढ़ते हो ना कि आरबीआई ने दर घटा दी, दर बढ़ा दी, अब ईएमआई ज़्यादा हो जाएगी, ईएमआई कम हो जाएगी। तो जब रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ जाएंगी तो कर्ज महंगा हो जाएगा, कर्ज महंगा हो जाएगा तो बाजार में ब्याज की दर बढ़ जाएगी। अब जब बाजार में ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो जो व्यापारी है वो हतोत्साहित होगा कर्ज लेने को। अभी 3% पर लोन मिल रहा था, अब 4% या 4.5% पर लोन मिल रहा है, तो व्यापारी हतोत्साहित होगा लोन लेने को। अब जब व्यापारी हतोत्साहित होगा लोन लेने को, और जो उसका पुराना कर्ज है उसको जमा करने की फिराक में रहेगा, है ना, हर व्यापारी बेईमान थोड़ी होता, वो तो कहेगा भाई अगर पुराना जमा करूंगा तभी नया मिलेगा ना। तो अब ब्याज की दर जब बढ़ गई तो वो मार्केट से पैसा निकालेगा और कोशिश करेगा कि बैंक में जमा कर दूं, ब्याज कम पड़े, नया कर्ज कम लेगा, नतीजा लिक्विडिटी कम हो गई, बाजार में करेंसी कम हो गई। ठीक है ना। और इसी को कहते हैं कि, ठीक है ना, बैंकों की कर्ज देने की क्षमता कम हो गई, बैंकों की साख की क्षमता कम हो गई। ठीक है ना भाई, कर्ज महंगा हो गया तो बैंकों भी महंगा पड़ रहा है कर्ज, तो बैंकों की जो कर्ज देने की क्षमता है या साख क्षमता है वो कम हो गई। ठीक है ना, कमजोर हो गई, बाजार में पैसा कम हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई, तरलता कम हो गई, सर्कुलेशन कम हो गया। ओके, समझ रहे हैं। अब आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट घटा देता है या बैंक रेट घटा देता है, इसका मतलब कर्ज सस्ता हो गया, इसका मतलब कर्ज सस्ता हो गया। अब जब कर्ज सस्ता हो गया, बैंकों को कम ब्याज पर आरबीआई से लोन मिल रहा है, तो आगे वो कम ब्याज पर ही मार्केट में देंगी।
आगे कम ब्याज पे ही मार्केट में रहेंगी, कर्ज सस्ता हो गया। अब जब कर्ज सस्ता हो गया तो व्यापारी मोटिवेट होगा कर्ज लेकर के अपने कारोबार में लगाने को, या बैंकों से सस्ता कर्ज लेगा, वो बाजार में उसे थोड़े से ज़्यादा पर उठा देगा। इसका मतलब बैंकों की साख की क्षमता बढ़ गई, कर्ज देने की क्षमता बढ़ गई, बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया, तरलता बढ़ गई, लिक्विडिटी या सर्कुलेशन बढ़ गया। ठीक है ना। अगर समझ में ना आया हो तो इसको बैक करके देख लेना, ठीक है। लेकिन बैंकों की साख क्षमता दो चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करती है, वो है CRR और SLR। CRR मैंने कहा कि बैंकों की कुल संपत्ति जो है उसका एक हिस्सा बैंकें कैश में किसके पास रखेंगी, RBI के पास। अब RBI ने CRR की दर बढ़ा दी, यानी कि बैंकों को अब ज़्यादा कैश RBI के पास रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उनकी साख की क्षमता कम हो गई, उनके पास कैश कम हो गया। भाई गोल्ड थोड़ी देंगे कर्ज में, गोल्ड रख के लोन दे रहे हैं, गोल्ड लोन थोड़ी दे रहे हैं, गोल्ड रख के लोन दे रहे हैं। तो अब RBI ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश हमारे पास रखोगे तो उनकी साख की क्षमता घट गई, साख सृजन की क्षमता घट गई, है ना। तो बाजार में पैसा घट गया। और जब बैंकों के पास आप जाओ ना, मैनेजर के पास, साहब वो बजट खत्म हो गया भाई साहब, वो कर्ज, मैं बैठा था ना एक मैनेजर साहब के पास, तो सरकार तो छाप रही है अखबारों में, ये मिलेगा वो मिलेगा। अब एक बेचारा टुक टुक वाला गया, जी टुक टुक लेना मुझे, लोन दे दो। वो कह रहा ना बजट ही नहीं है। वो एक्चुअली बजट तो था लेकिन उसकी साख सही नहीं थी। जो लोन लेने आया ना, भाई बैंक में पैसा देना, वो डूबाना थोड़ी है। मैनेजर के पास रिकवरी, हाँ पैसे कहाँ भाई, है ना। चेयरमैन साहब का फ़ोन आ रहा 24 घंटे, रिकवरी ये हो रहा वो रहा, तो मैनेजर उसी को देगा पैसा, जैसे लगा पैसा डूबेगा तो नहीं। मैंने मैनेजर साहब के पास बैठा, भाई वो ऐसे तकादा करते हैं, यार तुम्हारी किस नहीं आई, जैसे हम लोग अपना पैसा मांगते हैं ना, यार तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने पैसे नहीं दिए, ऐसे मैनेजर साहब को फ़ोन करना पड़ता है। ऐसे लगता है बैंक मैनेजर, अरे उन पर भी दुनिया जहान के टेंशन। और रात को घर जाओ तो लेट हो गए, फंक्शन में जाना था, लेट हो गए फंक्शन में जाना था, और उधर मुँह सुजाए बैठे वो। अब बेचारा रात को सो भी नहीं पाएगा, है ना। अरे भाई चलो चलो, अब नहीं जा रहे, चलो, अरे भाई नहीं जा रहे, फिर उन्होंने शॉपिंग कराओ रात के 10 बजे, फिर वो, समझ रहे ना। इसलिए ऐसे ही रहो, कैसे रहो, ऐसे रहो, रात को जाओ आराम से 9-10 बजे खा पी के घर, और जाके सो जाओ, ठीक है। सुबह उठो ताज़ा हो गए और फिर शुरू हो जाओ। हाँ भाई कहाँ थे, कहाँ थे, अरे हंसो नहीं, ऐसी होता है, रियलिटी है। कहाँ थे, हैं मैनेजर साहब, बैंक में तो बड़ा रोब दिखाएंगे, है ना, और घर में भीगी बिल्ली। ये सभी का है, चाहे वो मैनेजर हो, थानेदार हो, दरोगा हो, सभी का है भैया। ये घर में कोई बॉस नहीं होता, है ना। और जो घर में ही बॉस दिखाएगा, फिर घर में कलेश होते हैं, तंगी होती है ना। अब कलेश से बचने के लिए आदमी कहता चल ठीक है कोई बात नहीं, कलेश से बचने, दिन भर तो चिक 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 करके आया हूँ, अब घर में भी चिक 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 चिक, तो वो पड़ जाता है ऐसे। घर वाले समझते हैं डर गया, वो डरा नहीं है। उन्होंने कहा यार चैन से रहूँ, तुम हरा लो मुझे, लेकिन बाहर कल को घर में बाहर जाके वहाँ नहीं हारना मुझे। कहाँ था सर, मैं भटक गया, समझ रहे हैं ना दोस्त, कहाँ थे कहाँ थे तुम समझ गए कहाँ थे। हाँ साक्ष। अब रिवर्स CRR की बात मैंने कर दी। अब बात आती है SLR की, किसकी, SLR की बात आती है। अब SLR का मतलब क्या है कि बैंकों के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उनका एक हिस्सा कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में बैंकों ने हमेशा अपने पास रखना है। अब SLR की दर अगर बढ़ा दी, SLR की दर बढ़ा दी, तो उसने कहा भाई आप तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, जितनी भी संपत्ति हैं, और उसका एक हिस्सा आप कैश या गोल्ड के रूप में अपने पास रखोगे हमेशा, तो जाहिर सी बात है उसकी कर्ज देने की क्षमता घट गई, तो बाजार में लिक्विडिटी घट गई। भाई अब देखो ना, CRR की SLR की दर घटा दी तो बैंकों के पास अब बाजार में कर्ज डालने के लिए पैसा ज़्यादा हो गया, उनकी साख सृजन की क्षमता बढ़ गई, कर्ज देने की क्षमता बढ़ गई। इसका उल्टा हो गया तो कर्ज देने की क्षमता घट गई। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कहलाती हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि बाजार में जो मनी का सर्कुलेशन है, करेंसी का सर्कुलेशन है, उस पर कंट्रोल रहे। एक पॉलिसी ऐसी है जो बाजार से मनी को सोख लेती है ना। एक पॉलिसी ऐसी है जो बाजार में मनी को उड़ेल देती है। अब कब ऐसा करना है कि बाजार से मनी को खींचना है, या साख को या लिक्विडिटी को बाजार से खींचना है, या बाजार में तरलता या मनी के सर्कुलेशन को कम करना। एक स्तर के बाद अगर महंगाई बढ़ जाए, एक स्तर के बाद अगर महंगाई बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए, तो उसको रोकने के लिए RBI जो फौरी कदम उठाता है वो यही है, मौद्रिक नीति। ये फौरी उपाय हैं, ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है, ये दीर्घकालिक उपाय कतई नहीं है। दीर्घकालिक उपायों में तो वो राजकोषीय नीति और पता नहीं कौन कौन सी नीति काम करेंगे, उनकी बात बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी तो तुम बेहोश हो जाओगे, ठीक है साहब, होने भी लगे, ठीक है। तो ये अल्पकालिक उपाय हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। महंगाई एक स्तर से ज़्यादा बढ़ गई तो साहब जो है कि बाजार से पैसा
कम करो, बाजार से पैसा खींचो। महंगाई एक स्तर से गिर गई, महंगाई बहुत कम हो गई, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, महंगाई अगर बहुत बढ़ गई तो ऐसे उपाय करो जिससे कैश बाजार में कम हो, लोगों की खरीद क्षमता घटे, जिससे कि चीज़ों के दाम गिरें, महंगाई पर नियंत्रण हो। ठीक है ना। अगर मंदी आ गई, मंदी आने का मतलब क्या है कि डिमांड ही नहीं है बाजार में डिमांड क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। दो चीज़ हो सकती हैं, प्रमुख चीज़ तो ये है कि भाई डिमांड नहीं है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। एक चीज़ और भी हो सकती है कि बाजार में प्रोडक्ट की सैचुरेशन आ गई। सैचुरेशन समझते हैं ना, सभी के पास हो गए, रेडियो टेलीविज़न सभी के पास हो गए, मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास हो गए। अगर 5G ना लॉन्च हो, वैसे 5G के फ़ायदे तो है ही हैं, लेकिन 5G लॉन्च होने का सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनियों का है। अब आप बाज़ार में जा रहे हो, नया फ़ोन, आपके पास 4G फ़ोन है, आपको स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं, आप ले दे के व्हाट्सएप चला रहे हो रात को 2 बजे तक। रिप्लाई आया नहीं आया, रिप्लाई आया नहीं आया 2-2:30 बजे तक, समझ रहे हैं ना, सब होशियार है ना, 2-2:30 बजे तक इंतजार कर रहे हो रिप्लाई का। तो व्हाट्सअप तो वो 2G वाले फ़ोन में भी चलता था। या ले देखे फेसबुक चला रहे हो कि मैंने जो पोस्ट डाली उस पर कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए, ये भी एक डिप्रेशन है भाई। मैंने पोस्ट डाली उस पर व्यू नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, है ना, ये भी एक डिप्रेशन का तरीका है ना। इससे बचना, 10 बजे फ़ोन बंद करो, सो जाओ, है ना, 10 बजे फ़ोन बंद करो, ओम नमः सब भाड़ में जाओ और सो जाओ, सुबह उठो आराम से बढ़िया वाली नींद लेके, और खड़े होकर ऐसे ही बोलते रहो दिन भर जैसे मैं बोल रहा हूँ, और रात को देर तक सोओगे तो ऐसे ही सोओगे जैसे अब यहाँ पर तुम क्लास में सो रहे हो। देखो वो पीछे वो 1 विकेट वो गिर गया। अच्छा ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा कहाँ थे हाँ, तो 2G फ़ोन था, लेकिन साहब अभी स्पीड नहीं है, डाउनलोडिंग की स्पीड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। अब जैसे हम लोग देखो लाइव क्लास चलाएंगे या अपलोडिंग करते हैं, हमें तो ज़रूरत है 5G की। 4G फ़ोन ऐसे घूमता रहता है, वो एक 20 मिनट की वीडियो पूरी रात लग रही है अपलोड होने में, है ना। लेकिन यहीं पे जब वाईफाई लिया, 5G लिया, वे क्या स्पीड है, धड़ाधड़ 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट में अपलोड, वाह भैया ये 5G। लेकिन हर किसी को ज़रूरत थोड़ी 5G की, लेकिन 5G का चलन आ गया, उसके पास 5G फ़ोन, उसके पास 5G फ़ोन, उसके पास 5G फ़ोन। तो हमारी बहन कह रही है भाई साहब हाँ फ़ोन पुराना हो गया, फ़ोन बढ़िया चल रहा, लेकिन अब उसे 4G नहीं 5G लेना। अगर 5G ना आए तो फ़ोन बिकना कम हो जाएंगे। अगर फ्लैट टीवी आ गए ना, जो LED LCD जो कहते हैं ना, फ्लैट टीवी आए फोन, अब भाई साहब कुछ नहीं है, अब कंपनियां बेच रही हैं आपको स्मार्ट टीवी, है ना, कि साहब इसमें यूट्यूब चलाओ, इसमें अरे मोबाइल पे चला लो यूट्यूब वगैरह, डाटा ही बहुत खाएगा। मैं ले आया स्मार्ट टीवी 22 कमांड, है ना, 1,500 रुपये ज़्यादा लिए, 22 कमांड वाला टीवी है सर, ये लेके जाओ। अच्छा ले 22 कमांड, आज तक 22 कमांड हो ही नहीं है, वही रिमोट ही चल रहा है ना। मतलब 1 हफ्ते उसने मुझे इंतजार कराया कि 22 कमांड वाला लेके जाना, 22 कमांड वाला लेके जाना। पुराने टीवी बिकने कम हो गए, पहले वो क्या थे 22 इंच 23 इंच, अब वो 38-43 इंच, ये अब उसमें भी 22 कमांड वाला। अब कोई नया फीचर जोड़ देगा उसमें और ख़रीदो, है ना। मैनेजर साहब आ रहे हैं घर को, 22 कमांड वाला लेकर आए ना लेकर आए, लेके आना कल को, लेकर आएंगे साहब। अब पुराना जो है, पुराना हम जैसे लोग खरीदेंगे, है ना, हम आप जैसे लोग पुराने खरीद लेंगे। तो कह रहे हैं एक कंपनी थी ना, वो OLX की थी, पता नहीं क्या थी, कि नया तभी आएगा जब पुराना बिकेगा, है ना। तो कंपनियां क्या करती हैं, नए नए मॉडल, नए नए प्रोडक्ट, नए लॉन्च करती हैं। स्विफ्ट गाड़ी आती है, स्विफ्ट गाड़ी, है ना, स्विफ्ट गाड़ी आई, नया मॉडल आ गया, पुराना मॉडल उसका ज़्यादा मजबूत था, लेकिन लोगों ने खरीदना कम कर दिया, नया मॉडल आ गया, उसने थोड़ा सा चेंज करा उसमें, लो जी खूब बिक्री है, स्विफ्ट की नया मॉडल, स्विफ्ट का नया मॉडल, है ना। हम देखो पुराना मॉडल वो ज़्यादा मजबूत था। आजकल की गाड़ियाँ आप देखो फाइबर की बनी हुई हैं बॉडी उनकी, है ना, टकराएं तो बस सीधे खुदा से हाथ मिलवाएं। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ फिर भी उसको रोक लेती थी, स्टील बॉडी उसकी होती थी। खैर, तो कंपनियाँ कहाँ थे हम भाई, कंपनियाँ जो हैं एडवांसमेंट करती हैं टेक्नोलॉजी में, कहाँ थे हम, हाँ सैचुरेशन पे थे। सैचुरेशन कहाँ से आई, हाँ हम कह रहे थे ना मंदी आने की जो प्रमुख वजह है, एक तो वही है कि आपके पास पैसा नहीं है, दूसरा सैचुरेशन भी आ सकती है बाजार में, आपको जो खरीदना था वो सब आपने खरीद लिया, है ना। अब पता साहब शैम्पू सब खरीद रहे हैं, फिर आया हेड एंड शोल्डर शैम्पू, इससे डैंड्रफ नहीं होता, लो साहब बिक रहा है हेड एंड शोल्डर, है ना। ओके चलें साहब। तो अब मंदी का मुकाबला कैसे करेगी, RBI मौद्रिक नीति का सहारा लेती है, उसमें कर्ज को सस्ता करती है RBI क्या करती है, कर्ज को सस्ता करती है। अब कैसे कर्ज महंगा होता है, कैसे सस्ता होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया, है ना। कर्ज को सस्ता करेगी जिससे मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन या मार्केट में तरलता बढ़ जाए, जिससे ग्राहकों की जेब में पैसा आ जाए और मांग बढ़ जाए, तो इससे मंदी थोड़ी कम हो जाए। ठीक है साहब।
अच्छा, अब यहीं पर जो है मंदी की बात भी हो गई। चलिए साहब, तो मंदी क्या है, मतलब मंदी का मतलब क्या है? उत्पादन चक्र में दीर्घकालिक क्या कहते हैं, मंदी। ऐसी कुछ, क्या मंदी की परिभाषा क्या कहते हैं? आमतौर पर तो मंदी का मतलब यह है कि लंबे समय तक डिमांड कम हो जाए। अगर लंबे समय तक डिमांड कम हो जाएगी, लंबे समय तक डिमांड कम हो जाएगी तो वही मंदी है, और लंबे समय तक तेज़ी आ रही है तो वही तेज़ी है। ठीक है, चलिए खैर इसकी बात तो हम फिर कभी भी कर लेंगे। अच्छा, जहाँ तक जब महंगाई की बात हो ही रही थी तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का मतलब आमतौर पे इसका अर्थ है महंगाई। क्या है? महंगाई। आज रुखसार पता नहीं किस दुनिया में है, इसी दुनिया में हो, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। इसकी अर्थशास्त्री परिभाषा मुझे बताएंगे शीतल। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना। ठीक है, और तबस्सुम? मुद्रा, एक तो इन्होंने कहा कि मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है वो कम होना, और जब भी कभी आय से कीमतें बढ़ना। वेरी गुड। और चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का आमतौर पर अर्थ है महंगाई, इंग्लिश में से कहते हैं इन्फ्लेशन। इसको अर्थशास्त्र में ऐसे ही बोलते हैं कि जब वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की कीमत घट जाए। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की तुलना में, वस्तुएं क्या हैं? ये जब वस्तुएं तो हैं, और सेवा क्या है? जो मैं आपको दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे, सर्विस महंगी हो गई ना। तो जब भी गुड्स की और सर्विसेज की कीमत बढ़ जाए, करेंसी की कीमत घट जाए, तो वो इन्फ्लेशन है। इसी को आप ये भी कह सकते हो कि जब भी करेंसी की खरीदने की क्षमता घट जाए तो यही इन्फ्लेशन है, या आमतौर पर इसी को हम कहते हैं महंगाई। ठीक है ना। अब समझ गए आप, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई। अब ये होती क्यों है? इसको कहते हैं, देखो अर्थशास्त्र में कहते हैं महंगाई के मांग प्रेरित कारण और लागत प्रेरित कारण। मांग प्रेरित कारण और लागत प्रेरित कारण। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो डिमांड पुल और कॉस्ट पुल। देखो बाजार में पैसा बढ़ जाएगा, बाजार में अगर पैसा बढ़ जाएगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे। आप देखा ना, नवरात्र में, रमज़ान में और दिवाली के आसपास फल बहुत महंगे बिकते हैं। हम जैसे लोग तो खरीदते ही नहीं, देखते ही नहीं फलों के स्टॉल की तरफ को। हम पता हमारे बजट में नहीं है, हमारे बजट में नहीं है, हम पता है ना। अच्छा, रईस पता क्या होता है? एक हमारे दोस्त हैं, आपको पता अमीर कौन होता है? उन्होंने अमीर की परिभाषा मुझे बताई। बोले अमीर वो होता है जबकि वो रात को अगर सो भी रहा ना तो भी उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसका बैंक अकाउंट बढ़ रहा। अमीर वो होता, उन्होंने ही बताया मुझे। जैसे बड़े बड़े गोदाम है आपके पास, उसमें माल रखा, कीमत बढ़ रही है रोज़ उसकी, है ना। उन्होंने कहा हम आप सभी मजदूर हैं, आप सरकारी नौकर हो, थोड़ा सा बेहतर रोज़गार में हो, मैं प्राइवेट नौकर हूँ, मैं थोड़े से कम बेहतर रोज़गार में हूँ, लेकिन हम आप सभी मजदूर हैं। क्यों? सुबह को आएंगे, काम करेंगे, तभी पैसा हमें मिलेगा, अदरवाइज पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो रईस वो है जो सो भी रहा तो उसका पैसा बढ़ रहा। एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, है ना, जमींदार साहब, ये वाले गोदाम वाले साहब सो भी रहे हैं तो पैसा लगातार उनका बढ़ रहा, उनका पैसा कभी घट नहीं रहा, है ना। तो कहाँ थे? हैं मुद्रास्फीति पे तो थे, ये हम थे मांग प्रेरित पर। अगर बाजार में पैसा बढ़ जाए, लोगों की खरीद क्षमता बढ़ जाए। अभी आप देखो ना, एक होता था ना वेतन आयोग, वेतन आयोग होता था, अब तो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग था। मैं जल्दी से इसको समेटता हूँ, समझते हैं ना। वेतन आयोग, वेतन आयोग जो है हर 10 साल में आता है, और 10 साल में जब आता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाता है। गौरी मैम टावर से आ रहे हैं, है ना, समझ वाली बात है। तो हर 10 साल में आता है ये पे कमीशन, हर 10 साल में आता है। तो ये कर्मचारियों की सैलरी को अचानक बढ़ा देता है। अचानक जैसे चल रही है ना, तो 15-20% सैलरी अचानक बढ़ जाती है। और जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी इसका इंतजार करते हैं। 3 साल पहले से एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं कि अभी 80,000 मिल रही है, तो 80 का 20% 16, एक है, वो 1,10,000 के आसपास अपना जो है लगा देते हैं कि इतनी मिल जाएगी, और खर्च शुरू कर देते हैं। वो उन्हें पता है इतनी मिल जाएगी, खर्च शुरू कर देंगे। खैर, अब होता क्या है, आज पे कमीशन की सिफारिश से लागू हो गई, आज से आपको कैश मिल गया, तो उससे 7-8 महीने पहले उसने घोषणा कर दी थी कि भाई उस तारीख से आपको मिलेगा। तो ये जो 7-8 महीने का बढ़ा हुआ पैसा 1.5-2 लाख हो जाता। कितना हो जाता? 1.5-2 लाख। किसी का, जिसकी जैसी सैलरी, किसी का तो 30-30 लाख हो जाता, किसी का 1.5 लाख, किसी का 50,000 हो जाता। तो अचानक से ही पैसा मिलता कर्मचारियों को,
उसमें चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सबको पैसा मिलता, पैसा आ गया, सब अचानक पैसा आ गया ना बाजार में, पैसा वो खर्च होता है ना। फ्रिज ले आओ जी, टीवी ले आओ जी, नया कूलर ले आओ, गाड़ी ले आओ। नहीं, आपने देखा दिवाली धनतेरस पे लोगों ने स्टेटस लगा रखे थे, कोई स्कूटी का स्टेटस लगा रहा, कोई कार का, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा, है ना। और हम आप जैसे गरीब लोग देख देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाँ इन्होंने खरीद लिया, हमारे पास कुछ ना। पापा शाम को घर आए, हम पापा को घूर रहे हैं, पापा को पता नहीं क्यों घूर रहे हैं, लेकिन हम क्यों घूर रहे हैं, हमने राबिया ने शीतल का फेसबुक स्टेटस देख लिया, उसने नई स्कूटी डाली है, हैप्पी धनतेरस। तो राबिया ने पापा मुझे नहीं दिलाया, है ना, समझ रहे ना, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो कहाँ थे, पकड़ के रखो मुझे, थे कहाँ हैं? मांग प्रेरित पे, अरे जल्दी बताओ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मांग प्रेरित पे थे, ली ये राबिया शीतल आई कहाँ से? अच्छा, हम नहीं वेतन आयोग पे थे, तो एकदम से पैसा आया ना, तो चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई। इसके अलावा सरकार ने किसानों को कर्ज माफ़ कर दिए, सरकार ने किसानों को कर्ज माफ़ कर दिए, तो जो पैसा बचा हुआ था किसानों के पास, जो बैंकों को देना था, उन्होंने मार्केट में उड़ेलना शुरू कर दिया। तो किसी वजह से, या मान लीजिए कारोबार बहुत बढ़ गया, जैसे अभी या हमारे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में सिडकुल की स्थापना हुई गदरपुर में, तो यहाँ से कारोबार खूब बढ़ा, है ना, एकदम से दिल्ली हो गया। आज कहावत ये है कि दिल्ली में बसना सस्ता है, रुद्रपुर में बसना बहुत महंगा। कितना महंगा हो गया रुद्रपुर, ठीक है। खैर, तो जाना नहीं है, हाँ जाना नहीं है भाई साहब, मैं ताला लगा दूंगा बाहर आज। तो कहाँ थे आज? तो पांडे जी को भी नहीं जान देंगे, कहाँ थे पांडे जी? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप बताए ना कि सर ने आने नहीं दिया, दिखा देना वीडियो घर में, है ना। हाँ, नहीं तो लास्ट में एक हथियार है ही आपके पास, है ना, पता है कौन सा हथियार है? हाँ ठीक है, बस ऐसे ही करना, मुझे अरे भैया तो जल्दी जाओ, कहाँ थे? हाँ, खैर अल्टीमेटली अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए मंदी आ गई, आपके पास पैसा नहीं है तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, महंगाई घट जाएगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसमें इन्फ्लेशन की। अच्छा, तो इसको तो हम कहते हैं डिमांड पुल। इसके अलावा मान लीजिए सरकार टैक्स बढ़ा दे, तरह तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं। आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ रहे हो, मोबाइल लेकर आ रहे हो, ये स्टैंड है, चश्मा है, जर्सी स्वेटर है, इन पर टैक्स बढ़ा दे सरकार, तो जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई, तो लागत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई, इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुल या लागत प्रेरित इन्फ्लेशन। मान लीजिए विदेशों से कच्चा माल महंगा आने लगा, विदेशों से कच्चा माल की कीमत बढ़ गई, तो यहाँ पर उस माल को हमने रिफाइन किया, तैयार किया, उसकी लागत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। सपोज हमारी जो करेंसी है, अब देखो ना, अभी मैं पढ़ा रहा था डिवैल्यूएशन के बारे में, हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, विदेशी करेंसी की तुलना में, हमारी डॉलर की तुलना में रुपया जो है कमज़ोर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी हम $1 की खरीद के लिए 65 रुपये दे रहे थे, अब 70 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू घट गई तो हमारा आयात महंगा हो जाएगा, आयात जब महंगा हो जाएगा लागत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो इसी को हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। अच्छा, इसी में आएंगे दौड़ती हुई इन्फ्लेशन, रेंगती हुई इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, तो अभी इसको जानने की ज़रूरत है नहीं, पुरानी क्लासेस में मैंने आपको पढ़ रखा है, वहाँ से देख लेना। आपको वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। अब आरबीआई को टारगेट क्या दे रखा है, कितने % तक इन्फ्लेशन रहनी चाहिए? 5.5% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पर एक सवाल एक और आता है कि 2 अंकों में इन्फ्लेशन का मतलब जब इन्फ्लेशन 10% या उससे ज़्यादा हो जाए। आरबीआई जो है हर 2 या 3 महीने बाद इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी करता है, तो वो देखता है कि अगर इन्फ्लेशन 2 अंकों में हो गई है तो वो बहुत खतरनाक है ना। तो आरबीआई की कोशिश ये रहती है, एक तो ये 5.5 से नीचे ही रहे, 7% से ऊपर किसी हाल ना जाए, और 10% से ऊपर या 9% से ऊपर तो किसी हाल भी ना जाए। अब यहीं पे एक सवाल आएगा कि इन्फ्लेशन को कौन पसंद करता है, कौन नापसंद करता है। मैंने आपसे कर्ज लिया, मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए 10 साल पहले। उन 10 लाख रुपयों की इन्फ्लेशन की वजह से आज वैल्यू रह गई 5 लाख की। आप बड़े खुश हो गए, 10 साल बाद आपने दे, लो भैया आपका कर्ज था, अरे साहब देर हो गई साहब, मगर माफ़ करना साहब, मैं देर आ गया, तो हमें भी लगा हाँ भाई चलो पैसे मिलते हुए। लेकिन 10 लाख रुपए आपने मुझे 10 साल बाद दिए, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत रह गई आज सिर्फ 5 लाख रुपए, आप फायदे में रहे ना। तो इन्फ्लेशन को जिसने कर्ज लिया है वो पसंद करता है, लेकिन जिसने कर्ज दिया है वो पसंद नहीं करता। हल्की हल्की इन्फ्लेशन को व्यापारी और प्रोड्यूसर पसंद करता है। हल्की हल्की इन्फ्लेशन का मतलब कि थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती रहे, व्यापारी उसको पसंद करता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता रहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट होता रहता है। समझ गए ना।
तो ये भी आएगा कि इन्फ्लेशन को कौन पसंद करता है और कौन पसंद नहीं करता। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक स्टेज के बाद हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, ये भी हमारे देश की सेहत के लिए ख़तरनाक होगा। तो इसलिए RBI जो है महंगाई को थामती है और इसके फौरी उपाय के रूप में मौद्रिक नीति का सहारा लेती है। ठीक है ना। अब यहीं पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ये सब्सिडी। सब्सिडी को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायकी। चलिए सब्सिडी या सहायकी की बात करेंगे हम अपनी क्लास के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।